गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम एक बार ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं विक्रम कुमार। चलिए, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन हमने रियल नंबर पे डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम का वीडियो जो कि 9th क्लास के लिए, 9th 10th दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। तो वो वीडियो सारे नंबर सिस्टम 1, नंबर सिस्टम 2, नंबर सिस्टम 3 करके अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जाके आप उस सबको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th स्पेशल क्लास रियल नंबर, और आज से 10th पढ़ाएंगे। एक दिन आपका 10th का वीडियो आएगा और फिर अल्टरनेट वाइज आएगा 9th 10th 9th का, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 10th। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10th का आपका पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बारे में हम डिटेल से कि रियल नंबर दो भागों में बांटा जाता है, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नंबर सिस्टम पार्ट 3 में मिल जाएगा। आपको जाके सर्च कीजिएगा नंबर सिस्टम पार्ट 3। नंबर सिस्टम पार्ट 3 में रियल नंबर के बारे में काफ़ी डीपली तक समझाया गया है, जो कि आपको एकदम बेसिक से लेके टिक पॉइंट तक कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। रैशनल और इरेशनल सारा हमने एकदम इक्वली एक्सप्लेन करके समझाया है। बस इरेशनल में एक डिजिट को हमने अभी तक ब्रेक किया है, छोड़ दिया है उसको, वो है पाई। पाई इरेशनल है, ये नहीं समझाया है, ठीक है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए, रियल नंबर में आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहला ये टॉपिक है। उसी के सब टॉपिक में आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये दोनों लगभग एक ही है, 100% एक ही नहीं है, लेकिन लगभग एक ही है। और इसके बाद तीसरे पे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर चौथे पे प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी ऑफ इररेशनल नंबर्स। इसके बाद 5 पे है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि ये हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। जाके आप नंबर सिस्टम 1 एंड 2 देख लीजिए। नंबर सिस्टम 1 एंड 2 में ही डेसिमल एक्सपेंशन को बताया गया है। शायद नंबर सिस्टम पार्ट 2 में होगा ये। नंबर सिस्टम पार्ट 2 को जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन को कैटेगरी करते हैं हम, 3 टाइप में बांटते हैं उसको। पहला आता है टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग, और थर्ड पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज मैं वहां पे बता चुका हूं, तो फिर से अब उसी बात को बताना ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप वहीं से जाके इसको देख लें, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आज हम इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये दोनों आज हम खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे इन सभी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि अगर आप YouTube पे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आप भी लॉकडाउन का शिकार हैं, आप पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे जरिए आपको मदद मिल सकता है तो प्लीज़ आप ये काम कर सकते हैं, और फिर हमारी तरफ से स्टडी का आनंद आप ले सकते हैं। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सबसे पहले बात करते हैं जो आप जानते हैं डिवीजन। डिवीजन को तो आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिवाइड। भाग करने की जो विधि होती है, भाग देने का जो प्रोसेस होता है, वही कहता है डिवीजन, वही तो होता है। फिर अब बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। ये एल्गोरिथम वर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे, फिर जानेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से, फिर ये वर्ड किन्होंने दिया है, सब डिस्कस करेंगे। अब फिक्र ना करें, सिर्फ जुड़े रहिए। एल्गोरिथम का मतलब होता है, एल्गोरिथम का आपका मतलब हो जाएगा सीरीज ऑफ
वेल डिफाइंड स्टेप्स। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स का मतलब क्या होगा? तो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स का मतलब होगा कि जैसे कि आप किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, तो भाग देने का कोई प्रोसेस होता है ना, ऐसे ही थोड़ी किसी संख्या को किसी से भाग दे दिए, कुछ भी हो गया, जो मर्जी आए वो लिख देते, नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है कि अगर हम डिवाइड दे रहे हैं 5 से 17 को अगर डिवाइड दे रहे हैं, तो पहले हम इसको 3 टाइम लगाते हैं, 4 टाइम नहीं लगा सकते, 3 टाइम लगाएंगे, ठीक है, तो 3 टाइम लगाते हैं और यहाँ से बचता है वो रिमाइंडर लिख देते हैं। तो ये एक प्रोसेस बाय चलता है, एक सिस्टम से चलता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स के जरिए चलता है, यही होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ डिवाइड, ये भी यही तो है प्रोसेस ऑफ डिवाइड, और वेल डिफाइंड से ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं लगा देते कि जो वर्ड में आया हम यहाँ 2 ही टाइम में लगा देंगे, 5 2 10 और रिमाइंडर 7, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो वेल डिफाइंड स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, 5 से 17 को देते हैं तो हम 3 टाइम में लगाते हैं और 2 रिमाइंडर, ये वेल डिफाइंड है, ये नहीं वेल डिफाइंड। चलिए, तो डिवीजन का मतलब आपको समझ में आ गया, एल्गोरिथम का मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये यूक्लिड क्या है? तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, 7th सेंचुरी के एक पर्शियन मैथमेटिक्स रह चुके हैं यूक्लिड जी। इनका काफी ज्योमेट्री के क्षेत्र में योगदान है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल में वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वर्ड है एल्गोरिथम, ये वर्ड यूक्लिड जी ने ही दिया है, ठीक है। एल्गोरिथम जो वर्ड है वो किन्होंने दिया है? तो यूक्लिड जी ने दिया है। चलिए, तो अब हम जान गए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है भाग देने की जो प्रोसेस होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, उसको कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सॉरी बच्चों, ये चीज मैंने गलत बताया शायद, एल्गोरिथम वर्ड यूक्लिड नहीं बल्कि दिया हुआ है मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। इसका नाम था, सॉरी गलती हो गया, माफ कीजिएगा, कि एल्गोरिथम जो वर्ड दिया है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी जी ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करेंगे, सिली सा मिस्टेक है, वो हो जाता है कभी कभी, समझ सकते हैं आप, बिना स्टूडेंट के पढ़ाना ऑनलाइन, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि एल्गोरिथम वर्ड जो होता है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी जी ने दिया था, और इन्होंने ही, नाम को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। अलजेब्रा एक वर्ड आप सुने होंगे, फादर ऑफ अलजेब्रा, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है हिसाब उल और समथिंग करके नाम है उसका, हिसाब अल जबर, हिसाब अल जबर, क्या नाम था, हाँ, ठीक है, ये नाम है, काफी छोटा सा नाम है बच्चों, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा जो वर्ड है वो, अलजेब्रा के फादर किनको को बोला जाता है? मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, और ये जो वर्ड है उनकी एक बुक से आया हुआ है जिसका नाम है हिसाब अल जबर
उल मुकाबला, ठीक है। तो यहीं से देख रहे हैं आप अल जबर इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहीं से वर्ड आया अल जबर। और ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है बहुत कम ही समय कि हिसाब वर्ड, जो ये उर्दू का वर्ड है हिसाब, और हिसाब भी का पहला इस्तेमाल, हिसाब शब्द का पहला इस्तेमाल इन्होंने ही किया था अपने बुक में। बुक का पहला लेटर ही है हिसाब, और यहीं से हिसाब शब्द का खोज हुआ, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो अब जानते हैं कि ये वेल डिफाइंड स्टेप्स वेरीफाई कैसे होता है, कि ये कैसे जानेंगे कि ये वेल डिफाइंड स्टेप एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट कैसे पता चलेगा। तो हमने 17 को डिवाइड दिया था 5 से, 17 को डिवाइड दिया 5 से, तो आप देखेंगे कि क्वोशेंट आया कितना 3 और रिमाइंडर आया कितना 2। जरा इसको गौर से देखिए, 17 को 5 से डिवाइड किया, क्वोशेंट आया 3, रिमाइंडर आया 2। तो क्या जो LHS साइड है और RHS साइड है क्या बराबर आया, देखेंगे 5 3 जा 15 और प्लस 2 यानी कि 17। LHS और RHS बराबर है, यानी कि ये जो डिफाइंड वेल डिफाइंड स्टेप से जो हमने ये प्रोसेस किया है वो प्रोसेस सही है, और उस प्रोसेस का प्रूफ, एक वर्ड याद रखिए, उस प्रोसेस का ये प्रूफ है कि ये प्रोसेस आपका सही है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूवन स्टेटमेंट है। ये क्या स्टेटमेंट है, ये प्रूवन स्टेटमेंट। बच्चों याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, प्रूवन स्टेटमेंट है ये कि 17 जो होता है वो बराबर होगा डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के, ये प्रूवन स्टेटमेंट हो गया कि ये बात सही है, ठीक है। तो प्रूवन स्टेटमेंट को ही हम लेमा बोलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप्स को बोलेंगे, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स को, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा इस प्रूवन स्टेटमेंट को बोलेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम उस प्रूवन स्टेटमेंट को बोलते हैं जिस प्रूवन स्टेटमेंट के द्वारा दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं, या दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे प्रॉब्लम को हम प्रूव कर सकते हैं, वो होता है आपका प्रूवन स्टेटमेंट। एल्गोरिथम एल्गोरिथम नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी को आपके बुक में थोड़ा सजा के लिख दिया जाता है। ये क्या है, डिविडेंड होता है ना, 17 डिविडेंड होता है, जिसमें भाग दिया जाए उसको डिविडेंड बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाए वो डिविडेंड, और जिससे भाग दिया जाए उसको डिवाइजर, और जितना भागफल आता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वोशेंट को ही हम डिनोट किए ए से, सॉरी डिविडेंड को डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर होता है, और डिवाइजर को लिखते हैं हम, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो इसको ही अगर हम एक स्टेप लिख दें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बात समझ में आ रही। तो यही होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बराबर बी क्यू जो आर, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जो आर। अब इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसमें थोड़ा डीपली क्या होता है। आपको ये समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम वर्क मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दिया था। उन्होंने एक बुक लिखा था, हिसाब कुछ करके याद ही है, हिसाब अल जबर उल मुकाबला, हिसाब अल जबर उल मुकाबला 3-4 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बात समझ में आ गई। और अल जबर उस बुक का नाम होता है, इसलिए एक टॉपिक उसी से निकलता है, अलजेब्रा।
ठीक है, फादर ऑफ अलजेब्रा मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, चलिए तो आते हैं कि इस प्रोसेस ऑफ डिवीजन में और सी बात चर्चा करेंगे। ये बराबर डी क्यू प्लस आर। इस बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जब हमने 5 से डिवाइड किया था 17 को, तो देखिए ये रिमाइंडर 2 आया। आप सोच सकते हैं कि रिमाइंडर क्या कभी 6 हो सकता है? रिमाइंडर 6 कैसे आ सकता है? तो हम कहेंगे 4 ही तो इसमें ऐड करना है, तो 4 अगर इसमें ऐड कर लेते हैं, अगर ये कितना होता, अगर 4 इसमें ऐड कर लेंगे तो 21 हो जाएगा। अगर 21 को 5 से डिवाइड देते तब तो आ जाता ना रिमाइंडर 6। तो आप कहिए सर ये तो प्रोसेस ऑफ वेल डिफाइन हुआ ही नहीं, ये तो गलत हो गया ना, 6 कैसे आ सकता है? हम तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, 3 से क्यों लगाएंगे 20, और ये रिमाइंडर आए। ये प्रोसेस ऑफ वेल डिफाइन होता है। इसका मतलब है कि कभी भी रिमाइंडर 6 नहीं आ सकता है। रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ जो जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि जो डिवाइजर होता है आपका, डिवाइजर से बड़ा कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। जब डिवाइजर से बड़ा हो गया तो एक और परसेंट को बढ़ाएंगे और फिर से उसको स्टेबल कर देंगे, नीचे लिखेंगे। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो सबसे कम कितना हो सकता है रिमाइंडर? तो रिमाइंडर तो आप जानते हैं ना 0 हो सकता है, लेकिन आपने ये तो नहीं पढ़ा ना कि माइनस में भी रिमाइंडर होगा। तो यानी कि 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आया कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या तो बराबर होगा और 5 से छोटा होगा इसके लिए। लेकिन यहाँ पे तो डिवाइजर क्या है? डिवाइजर यहाँ 5 है और यहाँ b है, तो इसका मतलब यहाँ जो r होगा वो 0 से तो बड़ा या बराबर होगा, लेकिन इस b से छोटा होगा, इसलिए ये लिखा जाता है। तो आप लोग कभी कभी डिस्कस करते रहते हैं कि सर ये स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल बात है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बात है आपको समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते क्यों, इसका यूज क्या है। तो लिखिएगा इसका यूज क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो देख लीजिएगा, इट इज यूज्ड फॉर finding HCF of two numbers a and b where a and b are integers। ठीक है, याद रखिए बच्चों, a और b का HCF निकालने के लिए ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं या फिर लेमा का इस्तेमाल करते हैं। वही लेमा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको देता है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि द्वारा 2 नंबर का HCF निकालिए। तो देखेंगे, आते हैं क्वेश्चन पे हम। यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है डिवीजन एल्गोरिथम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड HCF of 135 and 225 by Euclid division algorithm। ठीक है, निकाले। चलिए, तो आपको पता होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं, और एक और देखेंगे कि हम यूक्लिड डिवीजन विधि से कैसे HCF फाइंड कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन तो आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं कि सर लॉन्ग डिवीजन करने के लिए 135 से 225 को डिवाइड वाले प्रोसेस से करते हैं। और कैसे करते हैं? पहले तो हम इसको इससे डिवाइड देते हैं, ये 135 है, ये 225 है, 1 टाइम लगेगा 0 90 कैंसिल,
अब जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर का काम करता है। क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर का काम करता है, और जो डिविडेंड होता है, और जो पहले जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड कर लेता है। ठीक है, चलिए तो अब हम फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम में यहाँ भी लगेगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये 4। अब देखिए फिर से ये रिमाइंडर आया, और फिर रिमाइंडर क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो यहाँ जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, अब 0 आ गया, और ये प्रोसेस तब तक काम करता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हुआ तो लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड, लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड HCF। ये भी समझ में आया होगा, लॉन्ग डिवीजन ये आपको पहले से भी पता है। तो लेकिन कुछ बात जो आपको कह रहा हूँ वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। वो स्टेप्स ये हैं कि जो डिविडेंड होता है, ठीक है, सॉरी डिवाइजर, 135 डिवाइजर है यहाँ, ये डिवाइजर जो होता है वो बाद में चल के डिविडेंड का काम करता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। यही प्रोसेस इसमें भी होगा, प्रोसेस तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, भले ही रूप इसका बदलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अगर इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर निकालना हो तब कैसे निकालना है, बहुत आसान है। लिखना होगा आपको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा A बराबर dq प्लस r, where r is greater than equal to 0 and less than b। अब देखिए जहाँ भी हम वही काम करेंगे, ये आपका डिविडेंड, और डिविडेंड ही a होता है, पहले ही आपको समझा रखे हैं कि डिविडेंड क्या होता है, a होता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, जो बड़ा वाला होगा वो a होगा और जो छोटा वाला होगा वो b होगा। क्या यहाँ से भी रख सकते हैं पहले के लिए। ठीक है, a कितना हो जाएगा 225 बराबर b कितना हो जाएगा 135। अब आपको पता चल गया जब 135 है तो इनटू में हम क्या लिखते हैं, कोसेंट, कोसेंट है कितना 1। फिर प्लस में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और रिमाइंडर है कितना 90। और ये बात याद रखना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और रिमाइंडर 0 आया, लास्ट डिवाइजर कॉल्ड HCF, तो रिमाइंडर 0 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0। चेक कर लेना बोर्ड से बाहर, बोर्ड के अंदर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब जो आपका डिविडेंड हो जाता है, अब आपका डिवाइजर जो पहले था, डिवाइजर जो था वो डिविडेंड बन गया, तो 135 पहले आ जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ आ जाता है डिवाइजर के तौर पे। अब देखिए कोसेंट कितना है, तो कोसेंट अभी भी 1 है, कोसेंट अभी भी 1 है, बट रिमाइंडर कितना आ गया 45, तो 45 यहाँ लिखा जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए फिर से डिवाइजर डिविडेंड पे आएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर डिवाइजर का काम करेगा। कोसेंट यहाँ लिखते हैं, तो कोसेंट कितना है 2, और देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना है 0, r इक्वल टू 0 आ गया ना, तो लास्ट डिवाइजर क्या है होगा 45, तो HCF आपका कितना हो जाएगा। आसान था, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप
नोट कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिखना ताकि आपका ध्यान अच्छे से आ जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे आप गौर कर लो। देखिए आपको 12 और 90 का एक्सचेंज निकालना है। अब हम इस छोटे छोटे क्वेश्चन पे लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि ये होता है बड़ा वाला, छोटा वाला बन होता है। लिखेंगे कि ये जगह पे ए बराबर बी टू टू आर लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्लेन डिवीजन लीमा। तो ये तो लेमा का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन। ए बराबर बी की दूर आर हो गया। अब आपको क्या करना है, तो ए की जगह पे 90 होगा। हाँ, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आर जो होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, ठीक है। तो अब ए की जगह पे लिखेंगे 90 बराबर बी की जगह पे लिखेंगे 12। 90 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा 7, ठीक है। थोड़ा सा टेबल आप अच्छे से याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। कितना होता है 84 आता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6, ये बनेगा। अब क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वो आ जाता है डिविडेंड के प्लेस पे, और जो रिमाइंडर होता है यहाँ आ जाता है डिवाइजर के प्लेस। तो 6 अब क्वेश्चन कितना 6 को जब हम 12 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, अब आंसर होगा 2, और 6 टू 12 भी होता है, इससे जब आप घटाओगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0। आर इक्वल टू, तो यहाँ 0 है, यहाँ आर इक्वल टू नॉट 0 है, इसलिए दोबारा प्रोसेस करना था। यहाँ आर इक्वल टू 0 आ गया, प्रोसेस दोबारा नहीं होगा। लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड HCF, मिल जाएगा आपको HCF इज इक्वल टू 6। आगे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आते हैं क्वेश्चन 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। So that any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3, comma, or 6q plus 5, where q is some integer। देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सोचें, इस पे आपको ध्यान दें। सबसे पहले तो लाइन में लिखिए वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है। q एक इंटीजर है, तो अब इंटीजर इसका मतलब इंटीजर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको शो क्या करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लाना है आपको। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या 6q plus 1 के रूप में होता है, 6q plus 3 के रूप में होता है, 6q plus 5 के रूप में। तो एक्चुअली मैं आपको बता दें कि कोई भी ऑड नंबर ना ऐसे ही फॉर्म में होता है, चाहे वो 2q plus 1 हो, 2q plus 2 हो, सॉरी 2 तो नहीं हो सकता है, 2q plus 3, 2q plus 5, किसी रूप में होता है कोई भी ऑड इंटीजर। आप इसमें कोई भी इंटीजर रख के चेक कर लो
हमेशा ऑड नंबर ही है। ऑड नंबर का ये फॉर्म ही होता है। अगर 2q के रूप में कोई होता तो सोचो ये 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल तो ऑड हो ही नहीं सकता है, 2 का मल्टीपल तो इवन होगा, तो ये इवन होता है। 2q प्लस 2 ये भी तो इवन का रूप होता है। देख लो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाता है, q प्लस 1, और किसी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई हो, किसी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कभी और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमेशा इसी रूप में होता है, और इसी बात को हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करा है। देखिए वो कह रहा है कि, और आपको किस प्रूफ में, देखिए बहुत सारे रूप में लिख सकते हैं हम ऑड इंटीजर को, बोले ना जितने चाहें आप, जितने मन में हो ना कितने बहुत सारे रूप में आप लिख सकते हैं। आप जो बोलोगे, जिस रूप में बोलना चाहोगे हम उस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है कि हमको भाई 6q प्लस 1 के रूप में लिखना है, 6q प्लस 3 के रूप में लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अब आपको पता होगा कि एक अभी आपने पढ़ा है, इसका सोल्यूशन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप तो जानते हैं कि a बराबर bq जो r होता है, और जो आपको लाना है वो 6q प्लस 1 है। तो आप देख सकते हैं इसी रूप में तो है, ये सिर्फ b के जगह पे 6 है, एक्चुअली में b भी तो 6 की तरह ही दिखता है, इसको चेंज कर देते हैं। देखिए b के जगह पे अगर मैं 6 लिख दूं तो r के जगह पे 1 लिख दूं तो ऐसा ही रूप आ जाएगा, यानी कि सेम टू सेम इसी रूप में लिखना है। तो हम इसमें चेंज कोई नहीं कर सकते, बदलाव हम क्वेश्चन में बदलाव नहीं कर सकते, हम अपने आंसर में यहाँ बदलाव कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, यहाँ पे 6 लिखा है, इसका मतलब है उसने b को 6 माना होगा, तो हमको लिखना होगा b बराबर 6। Take b equal to 6, then we get, तब हम क्या प्राप्त करते हैं, a बराबर 6q प्लस r, और यहाँ पे फॉर्मेट तो आप पढ़ ही चुके हो कि r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, और b से छोटा होता है। तो जब ये रूप यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ b तो 6 है, यानी कि जो r होगा वो 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा, और b यहाँ क्या है 6। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, सोचो कि r क्या क्या हो सकता है। तो कहोगे सर r तो 0 से बराबर 6 के बीच में है, तो r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से छोटा कह रहा है, 6 के बराबर नहीं, इक्वल टू होता तब 6 लेते, लेकिन इक्वल टू तो है नहीं, तो यहाँ तक ही हम ले सकते हैं हमारे लिए। अब जब सेम r का ऑप्शन कितना है, ये सारा ऑप्शन r के लिए, अब सबको धीरे धीरे हम पुट करेंगे कि r के जगह पे ये होगा, r के जगह पे वो होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम ऑप्शन लेना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए r को जैसे ही आप 0 पुट करोगे पहले, तो r को आपको 0 पुट करना है, तो जो आपका इक्वेशन फॉर्म बन के आएगा a बराबर 6q प्लस r है, a बराबर 6q प्लस r है, r के जगह पे 0 रखिएगा तो a बराबर हो जाएगा 6q, ठीक है। चलिए ये पहला। दूसरा बात करते हैं, r को अगर हम 1 रख लें तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस r है, तो r को क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 1, ये रूप मिला हमको। फिर r को अगर 2 रखेंगे, r इक्वल टू 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए और बच गया तो इधर लिख देते हैं, आप सिस्टमैटिक ढंग से सजा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं r 2 तो ले लिए, r को हम 3 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, r को अगर हम 4 लेंगे तो 6q प्लस 4, r को अगर हम 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। जो एकदम समझा के पढ़ा रहा हूँ, चाहते तो इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लेकिन हम एकदम आपको डिटेल से एनालिसिस दे रहे हैं, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए
पहला जैसे ही हमने r को 0 रखा तो ये 6q के रूप में बन गया और 6q को आप लिख सकते हैं 2 × 3q। अब एक बात बताइए, जब कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल हो क्या वो ऑड हो सकता है? नहीं, लेकिन हमको लाना क्या है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव तो है, इंटीजर भी है, लेकिन ऑड नहीं है ये, यानी कि 6q कभी भी ऑड इंटीजर का फॉर्म नहीं बना सकता है, पहले ही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अब ये देखिए 6q + 1, आप q कोई भी इंटीजर आप रख लो, आपको तो बताया था कि 2q + 1 भी ऑड होता है, तो आप यहाँ 1 रखोगे तो चेक करो कि कितना होता है 6q + 1, यानी कि जब आप इसको 1 रखोगे तो 6 एकम 6 और +1 कितना होता है? 7 होता है। ये तो ऑड ही आया ना। 2 रखो तो 6 × 2 = 12 है 13, ये भी तो ऑड ही होता है ना। 3 रखो 18 × 1 = 19, ये भी ऑड ही होता है। 4 रखो 24 और 1 = 25, ये भी ऑड ही होता है। आप आगे बढ़ते जाओ, सारा का सारा ऑड नंबर ही आपको मिलेगा, ऑड पॉजिटिव ही मिलेगा, इवन नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, यानी कि ये तो मिल गया कि चलो भाई ये सही है आपका 6q + 1 कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही होगा। चलो तो दूसरी बात करते हैं, यहाँ देखो 6q + 2 है, क्या हम इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं? 2 × 3q + 1 हो जाएगा। यहाँ भी तो वही बात हुई ना, ये भी तो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं हो सकता है, तो यानी कि ये भी गलत है। इस रूप में कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं हो सकता है। तीसरी बात, r को अगर 3 लीजिएगा तो देखिए जब जब रिमाइंडर आपका गौर करते जाइएगा, शॉर्टकट यहीं से निकलता है बच्चों, कहीं आकाश से नहीं टपकेगा। देखिए जब जब ऑड आपका रिमाइंडर आया है, नंबर भी ऑड ही दे रहा है, ठीक है। कोई भी रिमाइंडर अगर ऑड आ रहा है, डिवाइड अगर आप इवन से दो, हमने b को 6 लिया है ना, और 6 इवन नंबर है, अगर कभी भी ये लाइफ में भी काम करेगा, अगर इवन से अगर हम प्रयास कर रहे हैं, अपने मन से प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई भी उसमें चूक हो गई, ऑड चीज हो गया ना, तो उसका परिणाम गलत ही होगा, यानी कि ऑड ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, सच्चे मन से प्रयास हो, इवन हो, तो हमेशा रिमाइंडर अगर इवन है, देख लीजिए रिमाइंडर यहाँ 0 था, इवन 0 इवन होता है, और रिमाइंडर यहाँ 2 था इवन, यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ आया रिमाइंडर 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ रिमाइंडर आया 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये भी आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर का रूप है। ये देखो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q + 2, ये भी 2 का मल्टीपल है, कभी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं देगा। ये भी देखो रिमाइंडर ऑड है, हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर देगा। बात समझ में आई? देखो ये कह रहा था कि आपको हमेशा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो रूट मिलेगा 6 से डिवाइड करने पे, तो 6q + 1 होगा, 6q + 3 होगा, 6q + 5 होगा। हमने भी देखा 6q + 1 ही ऑड है, 6q + 3 ही ऑड है, 6q + 5 ही ऑड है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 1 रखिएगा तो 9 होगा, 2 रखिएगा तो 15 होगा, 3 रखिएगा तो 21 होगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 1 रखिएगा तो 11 होगा, 2 रखिएगा क्यूब की वैल्यू हम यहाँ 2 रखिए तो 6 × 12 और 5 17। देख रहे हैं सारा का सारा और नंबर, यानी कि ये बात सही है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये आपसे ना हो पाएगा। So that every positive integer is the form of 2q and that every positive odd integer is the form of
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपका तीसरा क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर q every odd integer is of the form ऑप्शन है आपके पास, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का आपका क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर के लिए, कोई सा भी इंटीजर आप ले लो, क्यू जो होगा आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं दिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लीजिएगा। ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि कोई भी इंटीजर के लिए ऑड नंबर का फॉर्म कैसा होगा, ऑड इंटीजर का रूट कैसा होगा। इसलिए ही वीडियो में तो यही समझाया कि ऑड नंबर का फॉर्म कैसा होगा। तो ऑड नंबर का फॉर्म हमने देखा कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 होता है। और हमने ये कहा था कि जिसका रिमाइंडर 1 हो, जिसका रिमाइंडर 3 हो, जिसका रिमाइंडर 5 हो, यानी कि रिमाइंडर अगर ऑड है तो वो ऑड नंबर का फॉर्म होता है। आप समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर किसका रिमाइंडर इसमें ऑड है, तो देखेंगे इसका रिमाइंडर भी 1 है और इसका भी रिमाइंडर 1 है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ए और 2, क्योंकि इसका रिमाइंडर है नहीं। आप जानते हैं कि a = bq + r होता है, सब तो वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है। उसमें तो 0 लिखा हुआ है q + 0, इसमें भी 0 कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोनों का रिमाइंडर 0 0 है, तो ये तो ऑड हो ही नहीं सकता है। ऑड होगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। दूसरी बात हमने देखा था, यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड किया था, b को 6 लिया था, 6 से डिवाइड किया था, और 6 होता है इवन। हमने कहा था आपको कि इवन से डिवाइड करने पे अगर ऑड आपका रिमाइंडर आ रहा है तो ही ऑड नंबर होता है। और यहाँ जो डिवाइजर है ये 1 है और 1 ऑड है, ऑड से भाग दिया गया है और तब ऑड रिमाइंडर आया है, इसलिए ये गलत होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ इवेंट से डिवाइड दिया गया है और ऑड रिमाइंडर आया है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है। ऐसे चेक करके देखते हैं। देखिए q के अगर 1 रखते हैं तो ये तो ऑड आ गया, लेकिन q को 2 रखिएगा तो ये 2 ही देगा और 2 तो इवन होता है, तो ये गलत हो। ऑप्शन से चेक करते हैं, तो सोचिए। अब देखिए q + 1, q + 1 क्या होता है, q को अगर 1 रख लेते हैं आप तो 1 + 1 यानी कि 2, ये भी तो इवन हो गया ना। हमको तो चाहिए ऑड इंटीजर। अब देखिए 2q + 0, तो 2 × 1 लीजिएगा तो ये भी तो 2 आ रहा है, ये भी तो इवन है। लेकिन अगर यहाँ 1 लेते हैं आप तो क्या होगा, 2 × 1 + 2 यानी कि 3 आएगा, ये ऑड होगा। हमेशा ये ऑड ही देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है आप लिख लो, ऑड नंबर का फॉर्म होगा हमेशा इवन से कोसेंट को मल्टीप्लाई करेगा, इवन × कोसेंट प्लस ऑड आपका रिमाइंडर होगा। अगर कोई इस फॉर्म में लिखा होगा तो ही वो नंबर ऑड होगा। ठीक है, आप समझ में आ रही है? तो ये आपको आई होप समझ में आया हो। तो यही सब आपको
इस क्वेश्चन में बताया जाएगा, इस चैप्टर में यही है आपका यूक्लिड लेमा और एल्गोरिथम, यही सब है। ये क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। 1.1 एक्सरसाइज में जब आप जाइएगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा, कहेगा कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस रूप में आता है, ठीक है। तो और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इस रूप में होता है, जैसे कि इसी को बोलेगा कि इसका स्क्वायर होगा किस रूप में होगा वो बताइए, तो उसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्वायर करके कुछ कॉमन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि इसको कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए इसका जब स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा वो देख लो आप, 36 क्यू स्क्वायर प्लस 6 गुना 12 क्यू और प्लस 1 आएगा, यही होगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप देखोगे जब आप कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचेगा यहाँ, या फिर आप 6 कॉमन ले लो, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये तो 1, इसमें से कॉमन को सकते। तो आपको क्या करना होता है वहाँ कि 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को m मानना होता है। तो जब इसको m मान लीजिएगा तो ये भी तो 6m प्लस 1 का ही रूप है, यानी कि इसका स्क्वायर भी इसी रूप का होता है। ठीक उसी प्रकार उसका क्यूब करना पड़ेगा और क्यूब भी इसी रूप का आएगा। आपको ये सारा का सारा प्रूव करना होगा कि ऑड इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड इंटीजर का क्यूब किस रूप में आता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम अगली वीडियो में आप सभी का क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। आप पहले खुद से कोशिश कीजिएगा कि खुद से एक बार बनाएं उसको, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन सबका बना के इस चैप्टर का लगभग हम आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक जो है वो सारा खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय बच्चों।